Good evening to all of you. Good evening. Good evening. Hello, Avinash. I'm good. How are you? Good evening. Good evening. बहुत बढ़िया. Good evening, Diksha. Good evening, Manmeet. कैसे हो सब? अच्छा मौसम है आज पढ़ाई करने का भी और अकाउंटेंसी स्टार्ट करने का भी. Cool weather. Avinash, you are from Jammu? Which place in Jammu? Good evening, Manisha ma'am. Oh, mine is Talab Tilo, nearby. Good evening, Akash. Good evening. सर डाउट है बिल्कुल बताओ. ठीक है. आज फिर से डिस्कस करना है आकाश. आज फिर से डिस्कस करना है शुरू से क्योंकि लास्ट क्लास में काफी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे. ठीक है. सारा फिर से होएगा. ठीक है. अगर वो दो डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे तो मुझे बता देना वरना उसके बाद लास्ट के 10 मिनट्स में हम उसका डाउट क्लियर कर लेंगे अगर वो फिर भी रहेगा तो. ठीक है. स्टार्ट करते हैं अब. ठीक है. आज मैं अपना पहला लेक्चर ही बताऊंगा इसको क्योंकि लास्ट लेक्चर में काफी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे. ठीक है. तो इसको फर्स्ट लेक्चर ही समझते हुए आज हम फिर शुरू कर रहे हैं. ठीक है. देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जैसे कि आपको सबको पता है कि अकाउंटेंसी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल रख रहा है. ठीक है. इस एग्जाम में. ठीक है. इस एग्जाम में अकाउंटेंसी का एम्फेसिस बहुत ज्यादा है हमारे लिए. ठीक है. क्योंकि क्योंकि इस जो हमारी जो पोस्ट ही यही है इसी का नाम है अकाउंट्स असिस्टेंट. तो आपको अकाउंटेंसी में वर्स होना काफी जरूरी है. ठीक है. और यहाँ पे काफी ऐसे लोग हैं जो अकाउंटेंसी की बैकग्राउंड से नहीं आए हैं. कुछ शायद हों और जो नहीं आए हुए हैं उनको काफी इस चीज में दिक्कत हो रही है. ठीक है. तो ऐसी कोई बात नहीं है हम यहाँ बैठे हुए हैं. ठीक है. आपकी हर डाउट क्लियर होएगी आपको 30 आउट ऑफ 30 मिलेंगे अकाउंटेंसी में. ठीक है. कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अगर आज आपका अकाउंटेंसी अगर एक वीक पॉइंट है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स अकाउंटेंसी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा. ठीक है. इज इट क्लियर? ठीक है. हमारा जो रोड मैप रहेगा बिल्कुल बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे पहुंचेंगे क्योंकि जहां तक मेरा मानना है out of 30 marks 15 marks will be out of the basics and the rest will be covered from the practical aspects. Basically जो basic aspects हैं that is mostly theoretically मोस्टली बेसिक्स आर मोस्टली थियोरेटिकली. सो जितना हमारा थियोरेटिकल बेस स्ट्रांग होगा उसी के हिसाब से हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को उसको कवर कर सकेंगे. ठीक है. तो मैं आपको सबसे पहले अपना एक सिलेबस का व्यू दे दूं. एक मिनट में ना चैट एडजस्ट कर देता हूं ताकि सब कुछ एक साइड ही आ जाए.
Is everybody able to see the slide? स्लाइड देख पा रहे हो? ठीक है, देखो ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। वी हैव 15 पॉइंट्स इन आवर सिलेबस, ठीक है। तो इसमें देखो इन्होंने जब सिलेबस भी हमारा ड्राफ्ट किया है तो सब कुछ हैफजर्डली डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि इनको भी नहीं पता कि सिलेबस का एक रोड मैप होना चाहिए, किस हिसाब से आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। एक मिनट प्लीज, एक सेकेंड, वी हैव मोर पार्टिसिपेंट्स ज्वाइनिंग, वेट। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है, आपको किस हिसाब से चलना है, आपको इसमें प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि हम इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देखो मैं इस सिलेबस के आगे एक नंबरिंग लगा देता हूं कि हम किस तरह से अपने सिलेबस को कवर करेंगे। होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, इज दिस ऑल राइट? ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे पहला हमारा जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन द इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। दिस विल बी माय ए पॉइंट, दिस विल बी माय ए पॉइंट, ठीक है। दिस विल बी माय, चल एक मिनट, ठीक है। जब मैं इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन टर्म्स कवर कर लूंगा, देन आई मस्ट बी एबल टू सॉल्व द रूल्स ऑफ जर्नलाइजेशन। दिस विल बी माय बी पॉइंट। सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे? फिनेंशियल अकाउंटिंग और उसकी टर्म्स, देन वी विल गो टू जर्नलाइजेशन। व्हाट आर द रूल्स फॉर जर्नलाइजेशन? देखो इन्होंने जर्नलाइजेशन के रूल्स तो 10th नंबर पे दिए हैं, लेकिन जर्नल कौन से पॉइंट पे दे दिया है? सेकंड पॉइंट पे। जब तक हमें रूल्स क्लियर नहीं होंगे तो हम जर्नलाइजिंग कैसे कर सकते हैं? तो दिस विल बी अवर सी पॉइंट, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, तो दैट विल बी अवर थर्ड पॉइंट। देन we will go to voucher approach in accounting. This will be our fourth point, and then we will proceed to the theoretical part will be mostly covered by these four topics. Then we will have to go to the practical aspects, which will be covered by the next 11 points, ठीक है। So firstly and foremostly we will start with the basic accounting terms. And for the basic accounting terms, I told you in the last class also that we have to understand one simple and most important concept, which is the event versus transaction. Most of you must be familiar with this because you must have taken my demo class, or you must have gone through the first class which I took day before yesterday, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की एक ओवरव्यू दूंगा, जिसके लिए मैंने हमेशा से बोला है कि I'll just earmark 1 mark for this event versus transaction, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस में कोई भी अगर इंसिडेंट या कोई भी अकरेंस होती है जिसका बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इवेंट। अगर हमारे बिजनेस में कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है या कोई भी ऐसी कोई अकरेंस होती है जिससे बिजनेस या उसकी डीलिंग्स को इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट। अगर हम उस इवेंट को मॉनिटरीली डिफाइन कर सकें, डिटरमाइन कर सकें, तो वो हमारा इवेंट क्या बन जाता है? ट्रांजैक्शन बन जाती है। और अगर हम उसको मॉनेटरी वैल्यू में डिटरमाइन नहीं कर सके तो हम उसको अभी सिंपल इवेंट बोलते हैं, लेकिन हम उसको ट्रैक रखते हैं, उसका ट्रैक रखते हैं ताकि वो आगे जाके अगर हमें मॉनेटरी इंपैक्ट देना शुरू कर दे तो देन वी हैव टू कंसीडर दैट थिंग आल्सो एज ए ट्रांजैक्शन। मैंने आपको इवेंट वर्सेस ट्रांजैक्शन में ये बताया कि इवेंट जो होता है वो कोई घटना होती है जो बिजनेस को इम्पैक्ट करती है या उसको कंसर्न करती है।
जब तक उसकी मॉनेटरी वैल्यू हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकें, तब तक हम उसको सोली इवेंट ही बोलते हैं। तो जिस टाइम अगर हमारा इवेंट जो हमने डिटरमाइन किया है उसकी मॉनेटरी वैल्यू हम डिराइव कर दें, तो देन वो इवेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। किसी को दिक्कत? ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास, मैं हूं अमूल का डीलर, मेरे पास अमूल की डीलरशिप है। ठीक है, मेरी फर्म का नाम है जतिन वाही एंड कंपनी। जतिन वाही एंड कंपनी, मैंने एक अपनी कंपनी खोली है और उसमें मैं किसका काम करता हूँ? अमूल का काम करता हूँ। मैंने अमूल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली हुई है। ठीक है। मैंने अपना कल रात को दुकान बंद करके घर चले गया। ठीक है। रात को मेरी दुकान में आग लग गई। मेरी दुकान में आग लग गई। रात को मुझे मेरे पड़ोसियों ने, जो दुकान के पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे फोन करके सुनाया कि जतिन जी आपकी दुकान पे आग लग गई है। तो मैं फटाफट कहाँ दुकान पे पहुंच गया। तो जैसे मैं दुकान पे पहुंचा तो मैंने देखा मेरी दुकान में आग लग गई। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये इंसिडेंट और अकरेंस मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही? मैंने अभी इवेंट ना पूछा ना ट्रांजैक्शन पूछा, मैंने पूछा क्या ये मेरी, जो मेरी घटना घटी मेरी दुकान पे, क्या मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट दे रही है कि नहीं दे रही? सब बताएंगे तो मैं आगे चलूंगा। यस, ये मेरी, ये इंसिडेंट मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मुझे अभी सिर्फ आग लगी है मेरी बिजनेस में, क्या मैं इसको इवेंट बोलूंगा या ट्रांजैक्शन बोलूंगा? ठीक है। मेरे लिए ये क्या है? मेरे लिए ये एक इवेंट है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने स्टॉक्स को इंश्योरेंस कंपनी से सिक्योर करा के रखा हुआ था कि कल को अगर कोई ऐसी कंटिजेंसी या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आई एम होली सोली कवर्ड। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बजाज एलियांस वालों को फोन मिलाया। तो बजाज एलियांस वाली कंपनी से दो सर्वेयर आ गए मेरी दुकान पे। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि जतिन जी भारी नुकसान हो गया है, 15 लाख का आपका सामान जल गया है, तो उसमें से हम आपको 10 लाख की कंपेंसेशन दे पाएंगे। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं अपनी जो घटना घटी थी, क्या मैं उसको मॉनेटरी वैल्यू में डिटरमाइन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? क्या मैं उसको मॉनेटरी वैल्यू में डिटरमाइन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? बिल्कुल कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरी इंश्योरेंस एजेंट्स ने उसकी वैल्यू बता दी कि उसकी वैल्यू क्या है। तो जैसे उन्होंने मुझे वैल्यू बता दी, तो दैट इवेंट अल्टीमेटली बिकेम माय ट्रांजैक्शन, बिकॉज इट हैज डिराइव्ड अ वैल्यू। इट हैज डिराइव्ड अ वैल्यू। उसको एक सोली सोली वैल्यू मिल गई। तो इस वजह से वो मेरी जो इवेंट था एक समय पहले, वो मेरी अब क्या बन चुकी है? ट्रांजैक्शन। वेरी गुड। ठीक है। तो इसीलिए इवेंट वर्सेस ट्रांजैक्शन की इंपॉर्टेंस यहां पे डिराइव होती है कि व्हेन यू हैव टू कॉल इंसिडेंट एन इवेंट, एंड व्हेन यू हैव टू कॉल एन इंसिडेंट अ ट्रांजैक्शन। ठीक है। आपको एग्जाम में इस पॉइंट पे एक क्वेश्चन आ सकता है, ही विल गिव यू अ सिनेरियो एंड you have to determine whether that scenario depicts a event or a transaction। ठीक है। और वो आपको एक और ऑप्शन देगा कि वो ट्रांजैक्शन भी है और इवेंट भी है। वो मैं आपको एक आगे एमसीक्यू है उसके हिसाब से आपको समझाऊंगा। क्या आपको इवेंट और ट्रांजैक्शन में थोड़ा समझ आया कि कब इवेंट ट्रांजैक्शन बन जाता है? ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि ऑल इवेंट्स, सॉरी, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस? पेपर में क्वेश्चन आ गया है, डिस्कस और गिव द रिलायबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग phrase. Can I call that all transactions are events and but all events are not transactions? Can I say this? यस। ठीक है। तो ये फ्रेज पे भी एक क्वेश्चन खड़ा हो सकता है, अगर वो देना चाहे तो ये भी दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स,
या बोथ कर सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन बना के इस चीज पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इवेंट कैसे एक समय के बाद ट्रांजैक्शन बन जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इसका तो इमीडिएट नेक्स्ट डे ही आपको पता चल गया कि इवेंट एक ट्रांजैक्शन बन गई है। बट कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि इवेंट्स एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के बाद ट्रांजैक्शन में जाके कन्वर्ट होंगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक सीनियर की पर्सन या मेरे एम्प्लॉय की डेथ हो गई, जो मेरी एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट असेट था, ठीक है। मेरे एक एम्प्लॉय की या एक सीनियर की मैनेजर पर्सन की डेथ हो गई, जिसका मेरी कंपनी के पास बहुत इंपॉर्टेंस था, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या मेरे की जब मेरे की पर्सन की डेथ हो गई, तो क्या ये इवेंट है या कोई ट्रांजैक्शन है? इवेंट है, बिल्कुल, शाबाश, ठीक है। इवेंट है, हाँ, ठीक है। अब ये अभी ये इवेंट है, ठीक है। अब क्या हो गया, जब मेरे की पर्सन की डेथ हो गई, उसकी वजह से मुझे ना आगे जाके अब लॉसेस आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ही वॉज एन परफेक्ट एसेट फॉर माई कंपनी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब उसके जो जाने की वजह से मेरी कंपनी को सिवियर लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। तो अब जब मेरे को उसको लॉसेस झेलने पड़ जा रहे हैं, तो अब मैं इसको क्या ट्रांजैक्शन में बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? यस, बिल्कुल। इसी में आपको ध्यान रखना है कि इवेंट्स को सबसे पहले जब आपने आइडेंटिफाई किया है, तो आपको पहले क्या करना है, आपको उसका इम्पैक्ट देखना है। अगर तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपको उसको क्या करना है, ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करवा देना है। लेकिन जैसे ही आपका अगर इवेंट कोई इमीडिएट कंसर्न नहीं दे, बल्कि उसका एक लॉन्ग पीरियड के बाद इफेक्ट आना शुरू हो जाए, तो आपको उस पर नजर रखनी है कि कब वो जाके मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिस टाइम पे वो होएगा, उस टाइम पे हम उसको क्या बोलेंगे कि वो ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि सर, आपने मेरे से पूछा, किसी ने मेरे से पूछा, सर सर आप बताओ, क्या इवेंट को हम अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते हैं? बताओ। ट्रांजैक्शन को तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालेंगे, क्या हम इवेंट्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालेंगे? जो मेरी किताबें हैं अकाउंटेंसी की, क्या मैं उसको उसमें रिकॉर्ड करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड करूंगा। तो अगर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो मैं कहाँ रखूंगा उसको? अगर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो कहाँ रखूंगा? मैंने कहा कि आप कह रहे हो कि सर, आप कह रहे हो कि उनका ट्रैक रखना है। तो जब उसको आप कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा? उसका ट्रैक कैसे रख पाओगे आप? तो मैंने कहा, बच्चा, जो इवेंट्स होंगे उसको आप अपनी रिपोर्ट्स में लिखोगे। आप उसको कहाँ लिखोगे? अपनी रिपोर्ट्स में। जैसे अगर रिलायंस रिलायंस जियो की मैं बात करूं, तो रिलायंस अगर अपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है, तो उसके साथ क्या लिखता है? नोट्स लिखता है, जो रिपोर्ट्स के साथ लगते हैं। कैसे, कभी भी मैं आपको कल दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा कि कैसे रिपोर्ट्स में लिखा जाता है कि कोई अगर प्रॉब्लम आने वाली है, तो कैसे उसको रिकॉर्ड करना है। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड नहीं होगी, सिर्फ कहाँ होगी? रिपोर्ट्स के अंदर, ताकि हम उसका ट्रैक रख सकें, ताकि हम उसका ट्रैक रख सकें। समझ आई? जैसे मैं ये एक डिफरेंस बिटवीन ले रहा हूं दोनों हमारी इवेंट वर्सेस ट्रांजैक्शन के बीच का, ठीक है। अब आप देखना कि आपने यहाँ इसको क्लियर किया है कि नहीं किया। इवेंट क्या हो गया? ऑल इंसिडेंट और occurrences दैट pertain टू दैट मे हैव इफेक्ट ऑन द बिजनेस। कोई भी इंसिडेंट हो जिसका इम्पैक्ट कहाँ पे हो? बिजनेस पे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। और इवेंट्स जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, जिसका क्वांटिफिएबल इम्पैक्ट हो कंपनी के फाइनेंसिस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। क्या इवेंट में एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं? नहीं होते। और
हमारी जो ट्रांजेक्शन्स है वहां पे रिसोर्सेज के एक्सचेंज होते हैं, यस वहां पे क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू होती है इसलिए वहां पे वो इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया मेजरेबिलिटी। क्या हम इवेंट्स को मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में? नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांजेक्शन्स को हम बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, क्या इमीडिएट इम्पैक्ट बिजनेस में पड़ता है? इवेंट्स का तो नहीं पड़ता, लेकिन फ्यूचर में पड़ सकता है। और ट्रांजैक्शन का कभी पड़ता है? बिल्कुल इमीडिएट पड़ता है। डिस्क्लोजर, क्या हमें इवेंट्स को डिस्क्लोज करना है? सॉरी, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स कैन बी डिस्क्लोज्ड इन अदर रिपोर्ट्स व्हिच accompany financial statements। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कुछ रिपोर्ट्स लगती हैं, वहां पे हम इसको बता सकते हैं क्योंकि हमें इसका क्या रखना है? ट्रैक रखना है। और ट्रांजैक्शंस को तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते ही करते हैं। किसी को कोई दिक्कत इस चीज पे? ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट पे किसी को कोई दिक्कत? बोलो बोलो। ठीक है, अब मैं ना इनके रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बता दूं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हमें आगे जाके या इसके साथ हमने फेस की है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टर्मिनोलॉजीज में हम पढ़ेंगे सेल्स और परचेज। देखो देसी भाषा में तो आपने इसको पढ़ा ही होगा, माल खरीदना इज परचेज, माल बेचना इज सेल्स। ठीक है, लाले यही बोलते हैं ना, माल खरीदना माल बेचना। लेकिन आपने पेपर देना है अकाउंट्स असिस्टेंट का, तो आपको क्या पता होना चाहिए? इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले हम किसकी पढ़ेंगे? सेल्स और परचेज की। सेल्स क्या होती है? हमने प्रोडक्ट्स, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की। हमने किसी को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की। मैंने आपको बताया था पहले भी और आज फिर से बता रहा हूं कि जब भी हम अकाउंटेंसी में डील करेंगे तो वी ऑलवेज डील विथ टू थिंग्स। वी डील विथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, क्योंकि कुछ सेक्टर जो होते हैं बिजनेसेस के वो किस में डील करते हैं? गुड्स में। और कुछ जो सेक्टर्स होते हैं वो किस में डील करते हैं? सर्विसेज में। ठीक है, अगर आप, जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं अमूल का डिस्ट्रीब्यूटर था, मैं अमूल का सामान खरीदता था और अमूल का सामान ही बेचता था, तो मैं किस में डील कर रहा हूं? आई एम डीलिंग इन गुड्स। आई एम डीलिंग इन गुड्स। लेकिन अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, आप एग्जांपल दे सकते हो कोई सर्विसेज की? सर्विसेज की एग्जांपल दे सकते हो? एडुफैम यस, इंश्योरेंस यस, ट्यूशन सेंटर यस, उबर यस, रेलवे वेरी गुड, tourism industry yes, telecom yes, health yes, chartered accountants, company secretaries, बैंकिंग सर्विसेज यस। ठीक है, तो ये जो सारी आपने अभी मुझे सर्विसेज या बिजनेसेस बताए, इनके अंदर सर्विसेज दी जाती हैं रादर देन गिविंग एनी गुड्स। तो अकाउंटेंसी के एम्बिट में सर्विसेज भी कवर्ड होती हैं और गुड्स भी कवर्ड होते हैं। तो जो हमारी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? अगर हमने जो वो गुड्स प्रोवाइड किए किसी को, या हमने सर्विसेज किसी को रेंडर की हैं, उनसे जो हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एग्रीगेट अमाउंट जो जनरेट हो रही है, उनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स। और अगर हम और उसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बोलें, तो जो हमने फॉरेन की टर्मिनोलॉजी यूज करनी है अब इंडिया में, क्योंकि हमारा इंडिया में अब जो इंडियन स्टैंडर्ड्स थे उनको हम फॉरेन के आईएफआरएस यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ मर्ज कर रहे हैं। तो वहां पे क्या वर्ड यूज होता था? टर्नओवर। तो वो हमने बहुत पहले ही अडॉप्ट कर लिया था। तो सेल्स के लिए क्या वर्ड यूज होएगा? टर्नओवर। क्या वर्ड यूज होएगा? टर्नओवर।
जब भी हम हम गुड्स को किसी को प्रोवाइड करते हैं या किसी को सर्विसेज देते हैं, तो उसके बदले में जो हमें रेवेन्यू मिलता है या कोई अमाउंट अगर कोई दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्नओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नओवर। ठीक है। अब टर्नओवर के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक होता है हमारा ग्रॉस टर्नओवर और एक होता है नेट टर्नओवर। कौन कौन सा टर्नओवर होता है? एक होता है ग्रॉस टर्नओवर और एक होता है नेट टर्नओवर। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए दो डिडक्शंस करनी पड़ती हैं। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए दो डिडक्शंस करनी पड़ती हैं। वो दो डिडक्शंस कौन कौन सी है? एक है रिटर्न्स। हमने किसी को माल बेचा और उसने हमें माल वापस कर दिया, तो पहली डिडक्शन ये होगी। और दूसरी डिडक्शन होगी, हमने किसी को माल बेचा और वो हमसे बोल रहे हैं कि भैया डिस्काउंट दोगे, तो अगर हमने उसको डिस्काउंट दिया तो वो दूसरी डिडक्शन होगी। ठीक है। पहली डिडक्शन कौन सी हो गई? अगर हमने जो माल बेचा था वो अगर किसी ने वापस किया है ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू ब्रेकेज, ड्यू टू पिलफरेज, एनी रीजन, कोई भी वजह से खराब है वो माल, हमने वापस आ गया हमें, तो उसको अगर हम लेस करेंगे तो हमें क्या मिलता है? नेट टर्नओवर। और अगर हम इनको विद इन दैट रखें तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस टर्नओवर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने जतिन वाहियन कंपनी ने एक और राहुल एंड कंपनी को 1 लाख का माल बेचा। 1 लाख का माल बेचा। तो 1 लाख का माल जब बेचा तो राहुल मुझे कहता कि जतिन जी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा। तो मैंने कहा कहता कितना मिलेगा? मैंने कहा चलो 2% डिस्काउंट दे दूंगा आपको। तो 1 लाख पे 2% हो गया 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपए का मेरे को क्या देना पड़ा उसको? डिस्काउंट। तो अगले दिन कुछ सामान वापस आ गया राहुल से। राहुल कहता है जतिन जी थोड़ा माल आपका खराब था, अमूल का जो दूध था वो थोड़ा पिलफड़ था, थोड़ा चूहे ने काटा हुआ था, तो वो माल उसने वापस भेज दिया। तो जब उसने वो माल वापस भेजा तो मैंने उसकी वैल्यू देखी, वो था 10,000 का सामान। अब मैंने उसको 1 लाख का सामान बेचा, 10,000 का वापस आ गया, 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो मुझे बताओ मेरी नेट सेल कितनी हुई? मेरी नेट सेल्स कितनी हुई या नेट टर्नओवर कितना हुआ? मनमीत कह रहे हैं 88, रूफस 88, दीक्षा 88, सब बताओ। ऋषि 88, पलक 88, वेरी गुड। जाकिर 88। ठीक है ना। अब 88 क्यों आया? क्योंकि उसमें हमने दो डिडक्शंस की। ठीक है। रियाज शाबाश 88। दो डिडक्शंस कौन कौन सी होंगी? एक होगी डिस्काउंट की और दूसरी होगी रिटर्न्स की। दूसरी कौन सी होगी? रिटर्न्स की। अगर अगर मैं अब आपसे पूछूं कि मेरी ग्रॉस सेल कितनी थी, तो वो कितनी होगी? ग्रॉस सेल कितनी होगी? अविनाश क्या हो गया? 83 कहां से आ गया? मनमीत 90। रूफस 1 लाख, मनमीत 90, अविनाश 83। आंख तेरी बड़ी लग रही है। दीक्षा 12,000 कैसे होगा बेटा? 12,000 की तो डिडक्शंस है। 12,000 तो हमने लेस किया है। ग्रॉस सेल होती है अपनी 98। तनवीर 98 कैसे होएगा? ग्रॉस सेल और नेट सेल में दोनों का डिफरेंस कितना होता है? सिर्फ दो डिडक्शंस का। ग्रॉस सेल और नेट सेल में डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ दो डिडक्शंस का। मैं बोल रहा हूं मैंने 1 लाख का सामान बेचा, 2,000 2,000 का मैंने डिस्काउंट दे दिया और 10,000 का उसने रिटर्न कर दिया। तो मैं बोलूंगा कि दो डिडक्शंस कौन सी होगी? टोटल 12,000 की। तो मेरी ग्रॉस सेल कितनी हो गई थी? 1 लाख। और नेट सेल होगी मेरा 12,000 काट के 88,000।
ग्रॉस सेल इज द अल्टीमेट सेल विदाउट एनी डिडक्शंस। तो वो कितनी थी? 1 लाख की। और उसमें से अगर 2 डिडक्शंस काट दी जाए, यानी कि डिस्काउंट और रिटर्न्स, तो जो हमें नेट मिलता है वो क्या होता है? नेट सेल्स। बात समझ आई? मैं कह रहा, जैसे आप कभी आप जाते हो, आप गए बेस्ट प्राइस गए, आप कहाँ गए? बेस्ट प्राइस पे गए, ठीक है, या कहीं पे भी गए, तो आपने वहां क्या किया? आपने सामान खरीदा 20,000 का, ठीक है। कितने का सामान खरीदा? 20,000 का। आपने 20,000, आपने कभी बेस्ट प्राइस में देखा होगा वहां पे 2,000 लिखा होता है, फिर उसको काट के लिखा होता है 1900। कितना लिखा होता है? 2,000 की चीज को काट के लिखा होता है 1900, यानी कि 1,000 का उस पर क्या चल रहा है? डिस्काउंट चल रहा है। तो जब आप बिल देखोगे तो बिल पे एक वैल्यू होगी ग्रॉस सेल्स और एक होगी नेट सेल्स। और जो 2,000 होगा वो कहाँ लिखा होगा? ग्रॉस के नीचे। और जो नेट में लिखा होगा वो लिखा होगा 1900। दैट मीन्स ग्रॉस और नेट में सिर्फ 2 चीजों का फर्क होता है, यानी कि एक होता है उसमें डिस्काउंट और दूसरा होता है आपने जो उसको वापस कर दिया है, रिटर्न्स। जो आपने माल बेचा है अगर आपको वापस आया है तो आपकी वो सेल नहीं है, क्योंकि जो आपने बेचा था वो वापस आ गई है, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? एज ए रिटर्न। तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट सेल। दैट मीन्स नेट और ग्रॉस में 2 चीजों का डिफरेंस होता है, एक होती है रिटर्न्स और एक होता है डिस्काउंट। कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं जा रहा हूं परचेज पे, ठीक है। पहले मैं किस पे था? सेल्स पे था। अब जब मैंने, हाँ ठीक है, अब आ गया आपका परचेजेस। अब आगने आपने अगर आगे सामान बेचना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सामान को खरीदना पड़ेगा। अब जब मैं अमूल का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं अमूल की कंपनी से माल खरीदूंगा, तो मैं क्या करूंगा? उसको क्या बोलूंगा? वो मेरी क्या है? परचेजेस है। वो मेरी क्या है? परचेजेस। अब परचेजेस भी नेट और ग्रॉस हो सकती है जैसे सेल थी। तो इसीलिए ऑन द सेम बेसिस, जो, अब देखो, मैंने जब 1 लाख का सामान अमूल से खरीदा तो मैंने कहा कि मैं 2 लाख का लूंगा, मुझे डिस्काउंट दो, मुझे डिस्काउंट दो। वो कहते ठीक है जतिन जी, अगर आप 2 लाख का सामान लोगे तो हम आपको 10,000 का डिस्काउंट दे देंगे। तो वो भी डिस्काउंट हो गया। जैसे हमने आगे डिस्काउंट देना तो हमें भी डिस्काउंट मिलेगा। तो जो हमें डिस्काउंट मिलेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए रिडक्शन फ्रॉम द सेल्स। ठीक है ना? तो मैंने उसको बोला कि मुझे 2 लाख का सामान दे दो, चलो। तो 2 लाख का सामान मैं ले आया, ठीक है। तो मैंने उसको जब देखा तो देखा उसमें से 10,000 का सामान खराब था। 10,000 का सामान खराब था। मैंने उसी दिन उसको वापस भेज दिया। तो अब बताओ मेरी ग्रॉस परचेज कितनी थी? ग्रॉस परचेज कितनी थी? अविनाश रिडक्शन क्यों कर रहे हो अभी? ग्रॉस कितनी थी? 2 lakhs, वेरी गुड। ठीक है। ग्रॉस कितनी थी मेरे पास? 2 लाख का सामान आया था। 2 लाख का सामान आया था, लेकिन उसमें से 2 डिडक्शन होंगी। कौन सी? अब जो मैं माल बेचूंगा उसको मैं बोलूंगा परचेज रिटर्न। अब मैं उसको क्या बोलूंगा? परचेज रिटर्न। मैंने परचेज किया था, मैंने अपने मालिक को रिटर्न कर दिया, तो वो क्या है? परचेज रिटर्न। उसको माइनस करो, 2 लाख में से 10,000 काट दो रिटर्न का, और उसने मुझे 10,000 का डिस्काउंट भी दिया था, तो वो दोनों मिला के कितना हो गया? 20,000 का। तो अब बताओ मेरी नेट परचेजेस कितनी हुई? बिल्कुल सही, 1,80,000। बात फॉलो कर रहे हो आप? अब नेट और ग्रॉस में कितनी चीजों का फर्क होगा? 2 चीजों का। एक होगा डिस्काउंट का और दूसरा होगा रिटर्न्स का। ठीक है। अगर आपको, आपने जो सामान बेचा है वो वापस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल रिटर्न। और जो आपने माल खरीदा है और आप वापस कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं?
परचेज रिटर्न। बात समझ आई? अगर जो आपने माल किसी को बेचा है, आपने गुड्स बेचे हुए हैं, आपने गुड्स को सेल किया है और आपका सामान, आपका बेचा हुआ सामान वापिस आ रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? सेल रिटर्न। और जो आपने माल खरीदा हुआ है आप वापिस कर रहे हो किसी को, तो उसको क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। बात मेरी समझ आई? ठीक है। अविनाश आज थोड़ी आंखें खोल ले बेटा, आज दिक्कत आ रही है तुझे? पता नहीं, तू तो बेस्ट था। तनवीर बेटा, मैं कह रहा हूं कि जो हमने सामान खरीदा होता है, वाई कांट वी से टर्न ओवर रिटर्न्स? यू कैन से इट बेटा, आप कह लो, कोई बात नहीं। ठीक है। तनवीर मैं कह रहा हूं कि मैंने 10 लोगों को आगे माल बेचा, ठीक है, उन्होंने मेरा कुछ कुछ सामान वापस दे दिया, बोलते जतिन जी ये थोड़ा खराब है, तो उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? सेल रिटर्न। उसको मैं क्या बोलूंगा? सेल रिटर्न। और जो मैंने खरीदा होगा अमूल से, मैंने अमूल को वापस किया है, तो मैं उनको क्या बोलूंगा? परचेज रिटर्न। उनको मैं क्या बोलूंगा? परचेज रिटर्न। ठीक है। अब मैं अगले टॉपिक पे आता हूं, डिस्काउंट। अभी मैंने आपको ऊपर पूछा डिस्काउंट, ठीक है, आकाश ने क्वेरी भी बताई थी कि सर डिस्काउंट पे एक प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो डिस्काउंट को समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। अपनी नोटबुक में लिखते जा रहे हो साथ साथ आप? नहीं? ठीक है, एक नोटबुक भी रख लो साथ। ठीक है। कितनी तरह के डिस्काउंट होते हैं? दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। अगर आपको जल्दी पेमेंट करने की वजह से कोई डिस्काउंट मिल रहा है, मैंने अमूल को बोला मुझे 1 लाख का सामान दे दो, कितना डिस्काउंट दोगे? बोलता जतिन जी आज ही पेमेंट करोगे तो 5% दूंगा, और अगर 2 दिन बाद, अगर कल करोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अमूल क्या कहता है कि अगर आगे है 5% का डिस्काउंट दूंगा, और अगर आप आज की बजाय कल करोगे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन अगर डिस्काउंट के साथ लगी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय अ सप्लायर फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस इन कंसिडरेशन ऑफ इमीडिएट पेमेंट, या पेमेंट विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड। स्टिपुलेटेड पीरियड क्या हो गया? जितना उसने बोला है पीरियड। जैसे कभी कभी कोई कंपनी का ये पॉलिसी होती है, वो कहती है कि अगर आप 2 दिन में पेमेंट कर दो अपने प्रोडक्ट्स की या माल की, तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप उस पीरियड के बाद करोगे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इससे क्या होता है? रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट्स जो होती हैं वो टाइमली हो जाती हैं, एक इंसेंटिव उनको देके। ठीक है। तो जब जब भी पेमेंट के बेसिस पे अगर कोई डिस्काउंट मिले कि मैं इमीडिएट पेमेंट कर रहा हूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। और अगर इस रीजन के अलावा कोई भी डिस्काउंट मिले तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। इस रीजन के अलावा कोई भी और रीजन हो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या हम बोलते हैं उसको? ट्रेड डिस्काउंट। आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो कोई और इसके अलावा अगर डिस्काउंट मिल रहा है? बाय वन गेट वन फ्री, यस। रेमंड सेल स्कीम्स, यस, गुड। जैसे कभी कभी ना कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, कंपनी कहती है कि आप अगर 5 लाख का सामान खरीदोगे
तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, 10 लाख का खरीदोगे तो इतना मिलेगा, 15 लाख का खरीदोगे तो इतना मिलेगा। 40% ऑफ डेल, यस। कूपन, यस। आपने कभी सुना है कि ऐसा होता है कि 5 लाख का सामान लोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, 10 लाख का लोगे तो इतना मिलेगा, 20 लाख का लोगे तो आपको एक हांगकांग या नेपाल का ट्रिप मिलेगा। बाय टेल कैन गेट, या हो सकता है वाउचर्स, यस। ठीक है, तो अगर आपको किसी और वजह से डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम पेमेंट विद इन अ पीरियड, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, आकाश, आपको डाउट क्लियर हो गया? आपका डाउट था इसी पॉइंट पे, अगर अभी भी है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज कैश डिस्काउंट। और अगर किसी और वजह से आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। यस मनमीत, प्लीज। बिल्कुल हो सकता है। मनमीत पूछ रहे हैं कि इमीडिएट पेमेंट भी हो और ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कंपनी की पॉलिसी हो 5 लाख का सामान लो और आपको मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट, और अगर उस समय पेमेंट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ऑन वो अगर जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा वो कैश हो जाएगा, वो जो क्वांटिटी के बेस पे मिलेगा तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। तो दोनों को डिफरेंट डिफरेंट सेग्रीगेट कर देंगे बेटा। नेचर तो सेम रहेगी, बस कहने का ढंग होगा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, दोनों अलग अलग बोलेंगे। ठीक है ना? ये ट्रेड डिस्काउंट की डेफिनेशन यहाँ लिखी है। अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय द सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑन बिजनेस कंसिडरेशन अदर देन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट के बजाय कोई अगर आपको रीजन की वजह से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, आगे चलूं? अब मेरे पास ना 4 टर्म्स है। ठीक है, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, मैंने अपने एम्प्लॉय को पूरे महीने काम करवाया। ठीक है, महीना खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने उसको अभी उसकी तनख्वाह दी नहीं है, तो मेरे लिए वो क्या है? मेरे लिए वो क्या है? लायबिलिटी है, यस। मेरे लिए वो लायबिलिटी है। अब उस लायबिलिटी को मैं किस नाम से बोलूंगा? मैं उसको बोलूंगा अकाउंट्स पेबल। किसी का मैंने हिसाब है, मैंने अभी उसको पे करना है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? अकाउंट्स पेबल। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैंने वो किराए पे दी हुई है। मैंने अपनी बिल्डिंग एक किराए पे दी हुई है, मुझे हर महीने का वहां से रेंट मिलता है। ठीक है, अब जब कोविड हो गया तो 4 महीने का रेंट मैंने कहा, चल यार तू, बहुत दिक्कत वाली बात आ गई है, तू मेरा ना किराया ना आधा आधा दे देना हर महीने का, 4 महीने का किराया आधा आधा दे देना। तो लेकिन मुझे अभी वो पैसा मिला नहीं है। वो कहता कि भैया मैं आपको 4 महीने का किराया इकट्ठा दे दूंगा। तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, उसको क्या बोलूंगा? अकाउंट्स रिसीवेबल। कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंस अगर वो आपको रिसीव होनी है या आपने उसको अभी पे करना है, तो आप उसको क्या बोलोगे?
अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल रिस्पेक्टिवली। अगर आपने किसी को कोई एक्सपेंस के लिए उसको पेमेंट करनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंट्स पेएबल। और अगर मुझे किसी से कोई पेमेंट लेनी है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, अकाउंट्स रिसीवेबल। कोई दिक्कत? सब बताओ सब। मुकुल काइंड ऑफ। ठीक है, दोनों सेम होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हमारे एम्बिट में अभी है नहीं तो उसको हम टच नहीं करेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी ऐसे बच्चों को। ठीक है, ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होता उसमें कुछ। ठीक है, नेचर सेम होती है। मैं कह रहा हूं पलक, अगर मुझे किसी से कोई अमाउंट मिलनी है लेकिन अभी मिली नहीं है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, अकाउंट्स रिसीवेबल। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना घर किसी को किराए पे दिया हुआ है लेकिन उसने अभी किराया हमें दिया नहीं है, तो हम उसको अभी क्या अपनी किताबों में बोलेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल। हम उसको क्या बोलेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, ठीक है पलक। ठीक है, अब हमारे पास दो और वर्ड्स हैं, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स का दूसरा नाम है ट्रेड क्रेडिटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स का दूसरा नाम है ट्रेड क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल्स। बिल्कुल, यहाँ पे एक रूल कंसेप्ट आएगा, वो भी पढ़ना है हमने। ठीक है, आज ही शुरू करेंगे वो भी। ठीक है, अब हमारे पास सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर आ गया। बहुत ही फेमस वर्ड्स हैं, काफी यूज होंगे हमारे करिकुलम में, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब कभी भी आप काम करते हो तो आप क्या करते हो, उधारी पे काम करते हैं साथ। सब उधारी पे काम करते हैं बिजनेसमैन? आप बताओ, उधारी पे काम चलता है कि नहीं, या नगद पे चलता है? उधारी पे काम चलता है नगद पे? उधारी पे, यस, ऑलमोस्ट यस। इवन एक हाउस होल्ड भी अगर महीने का राशन लाता है तो वो भी उधार पे ही लाता है मोस्टली इन अवर कंट्री। बोलते हैं भैया आपको महीने के बाद पैसे दे देंगे, कहते हैं ना। ठीक है, तो जब हम उधारी पे माल लाते हैं, जैसे मेरा बिजनेस है, मैंने जतिन वाहियन कंपनी से अमूल की बिलिंग की। मैंने अमूल वालों को बोला, अमूल वालों मुझे 3 लाख का सामान भेज दो। कितने का सामान भेज दो, 3 लाख का। तो पेमेंट मैं बाद में करूंगा। जब मैं पेमेंट उसको बाद में करूंगा तो अमूल मेरे लिए क्या हो गया, अमूल मेरे लिए क्या हो गया, मेरी लाइबिलिटी बन गई। मुझे अमूल को पैसे देने हैं, मुझे अमूल को पैसे देने हैं। तो अमूल मेरे लिए क्या बन जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। क्या बन जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। अब जब मैंने 2 लाख 3 लाख का माल लाया, मैंने आगे उसको गली मोहल्ले में बेचा, तो मुझे अभी पैसे नहीं मिले हैं। तो जब तक मुझे पैसे नहीं मिले हैं तो जिन लोगों को मैंने माल बेचा है उनको मैं क्या बोलूंगा, सन्ड्री डेटर। मुझे उनसे पैसे लेने हैं। और मेरे लिए अमूल क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। मैंने उसको अभी पैसे देने हैं। तो इसीलिए सन्ड्री डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमने वसूली करनी होती है, जिनसे हमने अभी अपनी ग्राही करनी होती है, जिनसे हमने अभी पैसे उनसे लेने होते हैं। और सन्ड्री क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको हमने अभी पेमेंट करनी होती है, हमने उनको पेमेंट अभी करनी है। बात समझ आई? कोई दिक्कत है तो पूछो। फटाफट फटाफट बताओ।
आगे MCQ नंबर 1। ऑन January 1st सोहन पेड रेंट ऑफ 5,000। सोहन ने रेंट दिया 5,000 का। इसको मैं इवेंट बोलूंगा, ट्रांजैक्शन बोलूंगा, या दोनों है ये? देखो इसमें मुकुल बोल रहा है ट्रांजैक्शन, रूफस ट्रांजैक्शन, मनीषा ट्रांजैक्शन, अविनाश ट्रांजैक्शन, दीक्षा ट्रांजैक्शन, उमंग ट्रांजैक्शन, ऋषि कह रहे हैं इवेंट, मनमीत कह रहे हैं सी ट्रांजैक्शन एज वेल एज एन इवेंट, पलक कह रहे हैं ट्रांजैक्शन, विवेक कह रहे हैं इवेंट, सॉरी ट्रांजैक्शन, बोथ, जाकिर कह रहे हैं बोथ, मनमीत कह रहे हैं बोथ, रियाज कह रहे हैं बोथ, तनवीर कह रहे हैं ट्रांजैक्शन। देखो मैं इसी एग्जाम्पल की बात कर रहा था। जब भी आपको कोई भी एमसीक्यू आएगा, आपको उसकी गहराई में जाना है, ठीक है? क्योंकि आप प्राइमा फेशी देखोगे तो आप बोलोगे ये ट्रांजैक्शन ही है, ठीक है? लेकिन क्या ये इवेंट नहीं हो सकता पहले? ट्रांजैक्शन बनने से पहले उस चीज उसका इवेंट होना भी तो जरूरी है कि नहीं है? आप बताओ। बताओ बताओ। ट्रांजैक्शन में आपकी बात मान गया, ट्रांजैक्शन तो है, तो क्या उससे पहले वो इवेंट नहीं था? यहाँ पे गलती का स्कोप आ जाता है। यहाँ पे हम सीधे सीधे अच्छा ये तो पेमेंट हुई है, इसमें मॉनेटरी वैल्यू भी है, तो ट्रांजैक्शन है। लेकिन क्या ये इवेंट भी है और क्या ये ट्रांजैक्शन भी है? ये कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा? बात फॉलो कर रहे हो? क्या मैं इसको कह सकता हूं कि इट इज अ ट्रांजैक्शन एज वेल एज एन इवेंट? क्योंकि ट्रांजैक्शन ऑलवेज सुपरसीड्स एन इवेंट ओनली, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इज इट ऑल राइट? ठीक है, मैं सेकंड एमसीक्यू पे आ रहा हूं। कहता है 31 मार्च को 2,000 के सामान बेचने के बाद हमारे पास 10,000 का सामान रह गया, ठीक है? वो हमें बता रहा है कि 2,000 का तो माल बेच दिया है, अब हमारे पास सिर्फ 10,000 का सामान रह गया है। देखो क्वेश्चन का फोकस है वो यही कह रहा है कि 10,000 का सामान रह गया है। तो क्या बताओ, क्या ये ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, या बोथ है? वेरी गुड, इवेंट, शाबाश, बहुत अच्छी। ठीक है, here he is only telling us कि इतना रह गया, there is no exchange of resources। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि it is an event। it is an event। उसने हमें एक इवेंट, हाँ, अगर ये कल 10,000 का सामान बिक गया तो तब वो क्या बन जाएगा? ट्रांजैक्शन। ठीक है, इट इज एन इवेंट। ठीक है, तो थर्ड एमसीक्यू में अभी 2 मिनट के लिए बाईपास कर रहा हूं। अच्छा ये बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी कंसीडर नहीं करती हैं एसेट्स मॉनेटरी टर्म्स में, लायबिलिटीज मॉनेटरी टर्म्स में, या एसेट लायबिलिटीज इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स में? हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या नहीं आता है? विवेक कह रहे हैं सी सी सी। इवेंट्स, मनमीत यस इवेंट्स। विच इवेंट्स? इवेंट्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नॉट कंसिडर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, यस, सी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ना एक पहला एस्पेक्ट कवर हो गया है, जो मेरा सिलेबस का पहला एस्पेक्ट है, दैट वाज ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट। और ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट के साथ जो अकाउंटिंग ग्लॉसरी या टर्मिनोलॉजी यूज हुई, उसको मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज के साथ उसको कवर किया है।
क्योंकि अगर आपको टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आएगी तो आपको जब आगे जाके उस पे हमने ग्रो अप करना है तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो जैसे हम डिक्शनरी को रेफर करते हैं तो वी हैव टू गेट द नॉलेज ऑफ द बेसिक टर्म्स सो दैट वी कैन गो ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एंड गो फॉर द रेस्ट 15 मार्क्स। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए बेसिक टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ अवर टुडेज लेक्चर। अगर यहां तक किसी को डिफिकल्टी है तो आई एम गिविंग 1 मिनट, यू कैन शेयर। जाकिर, सन्ड्री डेटर्स वो इंसान होते हैं जिनसे हमने पैसा अभी लेना होता है, और डेट सन्ड्री डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसा जिनको हमने सामान बेचा होता है लेकिन उनसे हमने अभी पैसे रिकवर नहीं किए होते। और सन्ड्री क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने सामान खरीदा होता है और उनको हमने अभी पैसे दिए नहीं होते। डेटर्स वो हो गए जिनसे हमने पैसा लेना है, और क्रेडिटर्स वो हो गए जिनको हमने पैसा देना है। ठीक है जाकिर? दीक्षा, ग्रॉस नेट का समझा दो। ग्रॉस और नेट में दो डिडक्शंस होती हैं। अगर वो दो डिडक्शंस आप नहीं करोगे तो उस वैल्यू को हम ग्रॉस बोलते हैं, और अगर उन दो डिडक्शंस को हम उसमें डिडक्ट कर दें तो वो क्या कहलाता है? नेट कहलाता है। अगर हम डिडक्शंस को डिडक्ट कर दें तो हमें नेट मिलता है, और अगर हम उसको डिडक्ट नहीं करें तो जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है? ग्रॉस वैल्यू होती है। ठीक है, और दो डिडक्शंस कौन कौन सी हैं? एक है डिस्काउंट की और एक है रिटर्न्स की। बेटा सन्ड्री इज मिसलेनियस। ठीक है, ऐसे तो जब हम अपनी किताबें बनाएंगे तो हम क्रेडिटर्स की जगह उनका नाम लिखते हैं। जैसे अगर मैंने मोहनलाल से पैसा लेना है तो डेटर में मैं क्या लिखूंगा? मोहनलाल। बस उसकी नेचर क्या होगी? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री जस्ट मीन्स छोटा मोटा या मिसलेनियस, वी कैन से दिस। ठीक है, ठीक है सलीम, इज इट ओके? ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ माई टूडेज लेक्चर। ठीक है, अब कोई भी चीज आप पढ़ते हो तो उसके अंडरलाइंग कंसेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होती हैं। ठीक है, आप किसी भी जब आप अगर आप कोई साइंस बैकग्राउंड से भी होंगे काफी, तो आप कोई भी चीज अगर कोई पढ़ते हो तो उसके पीछे एक थ्योरी होती है। आप पढ़ते हो ना, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है तो उसके पीछे किसी ने कुछ कंसेप्ट बताए होते हैं कि नहीं बताए होते? बताओ बताओ, आप तो सारे नॉन कॉमर्स से हो मोस्टली। ठीक है, हर चीज के जैसे मेरे को याद आ रहा है, कोई पाइथागोरस फॉर्मूला होता था तो उसके पीछे भी कुछ कंसेप्ट होता था। ठीक है, या उसके बाद ओम्स लॉ होता था, मुझे थोड़ा बहुत ही याद है। ठीक है, तो उसमें कुछ ना उसके अंडरलाइन कंसेप्ट्स होते थे। वैसे ही जब हमारी अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कवर होंगे या कुछ बेसिक्स कवर होंगे तो उसके अंदर क्या कवर होते हैं? कंसेप्ट्स कवर होते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी के भी कंसेप्ट्स है कि आपको कंसेप्ट्स वाइज उसको हर चीज पे कोई कंसेप्ट लगेगा, तो आपको वो कंसेप्ट पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने वो बेसिक्स के अंदर कवर किए हैं। कोई भी भैया ये आपको नहीं पढ़ाएगा। मैं खुद कह रहा हूं, मैंने 11th 12th में हमारा ये सबसे कोर चीज होती है, कोई नहीं पढ़ाता इसको। ठीक है, इसीलिए ये इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, मैं इसको 2 से 3 नंबर की इंपॉर्टेंस देता हूँ। ठीक है, इस टॉपिक को। और हार्डली ये 12 कंसेप्ट है, अगर आप इन 12 कंसेप्ट को कवर कर लोगे तो मैं 2 से 3 नंबर आपको पॉकेट में दे दूंगा। ठीक है, सही कहा ना? ठीक है, कोई नहीं पढ़ाता इसको। ठीक है, तो सबसे पहले ये 12 कंसेप्ट है, ऐसे मैं अगर इसको रीड डाउन कर दूंगा तो आपको कोई समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट वन बाय वन, एक एक कंसेप्ट हम शुरू करते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। उसके बाद उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो एमसीक्यूज है हम उसको डिस्कस कर लोगे।
देखो एमसीक्यूज को सॉल्व करने पे फोकस थोड़ा कम रखो अभी, ठीक है, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग इन स्लाइड्स को आप 5-6 बार पढ़ो तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तो एमसीक्यू तो क्या, एमसीक्यू तो कौन बनेगा करोड़पति है, ठीक है ना। 30 नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करके अगर पेपर पास हो जाता तो आप, मैं आपको किताब दे देता हूँ, 10,000 एमसीक्यू सॉल्व कर लो, फिर भी पेपर क्लियर नहीं होएगा, ठीक है। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एंट्रेंस दिया था, मैंने पहली बार एंट्रेंस दिया तो मैं कोई 20,000 एमसीक्यू पढ़ के चल गया, नंबर मेरे फिर भी फेल वाले आए। लेकिन जब मैंने दूसरी बार उसको अंडरस्टैंड करके एग्जाम दिया तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, और उस टाइम मैंने एमसीक्यूज भी कम सॉल्व किए। इसीलिए फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड द बेसिक्स rather than going for solving out MCQs and saying यार I have solved this much of MCQs, I'm going to clear this exam, ठीक है। For clearing an exam you must have the understanding and the basics of the subject rather than the potential of solving the MCQs, ठीक है। MCQs is secondary thing but you have to understand the concepts which are the basics for clearing any exam, ठीक है। सबसे पहला मेरा कंसेप्ट आता है एंटिटी कंसेप्ट। सबसे पहला कंसेप्ट कौन सा आता है मेरा, एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। अब बताओ, मेरी एक कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया अमूल की कंपनी है जतिन वाहियन कंपनी नाम से, ठीक है। अब मुझे बताओ उसके अंदर मैंने जब वो बिजनेस शुरू किया तो मैंने ना उसमें 5 लाख रुपया लगाया। किसने, मैं कौन हूं, जतिन वाही। जतिन वाही ने क्या किया, जतिन वाहियन कंपनी को खोला और उसके अंदर 5 लाख रुपया लगाया। अब आप मुझे बताओ कि क्या जतिन वाहियन कंपनी की ये लायबिलिटी नहीं बनती कि जो 5 लाख उसको जतिन वाही ने दिया है वो उसको वापस करना है, बताओ। जब जतिन वाही ने जतिन वाहियन कंपनी के नाम से कोई बिजनेस शुरू किया और उसके अंदर 5 लाख रुपया डाल दिया, तो उस 5 लाख उस, अब जतिन वाहियन कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, क्या उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती कि जो 5 लाख उसको जतिन वाही ने दिया है वो उसको वापस करना है, बिल्कुल बनता है, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नजर रखते हुए इस कंसेप्ट की बेस, वो कंसेप्ट किसके पीछे आया था, इस कंसेप्ट के पीछे, एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो अपने ओनर से एक सेपरेट एंटिटी है, वो दोनों एक नहीं है बल्कि दो अलग अलग एंटिटीज है, इसलिए आपको दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। इज इट ऑल राइट, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें उसने कितने पैसे, एक्स की टर्मिनोलॉजी भी है, 1 मिनट। आपने वर्ड कैपिटल सुना है, वर्ड कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, दिल्ली वाला कैपिटल नहीं, विच वी इन्वेस्ट इन बिजनेस, यस, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, यस, ठीक है। जो मनी आपने अपनी एंटरप्राइज में लगाई होती है उसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल। अब आप मुझे बताओ, जैसे मैंने हाँ, ओनर्स क्लेम द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, यस वेरी गुड, ठीक है, गुड, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल क्या होता है, जो अमाउंट आपने अपने बिजनेस में लगाई हो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप सब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट लिख रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, इसके साथ आपको एक और वर्ड यूज करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन वंस ओन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन वंस ओन बिजनेस। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद लोगे तो क्या मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा, बताओ बताओ। इसीलिए कभी भी उसको खाली इन्वेस्टमेंट नहीं बोलना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज ए अदर वर्ड, इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप ऐसे लिखोगे, जैसे मैं अभी टाइप कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन
one's own business. It's good to use this phrase rather than only investment. ठीक है, अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे उसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल बोलते हो, नॉट इन अदर्स बिजनेस. अगर किसी और के बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज नॉट कैपिटल, दैट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज ओनली इन्वेस्टमेंट. And if you are investing in your own business, then it is termed as capital. Then it is termed as capital. ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या जो मेरी कैपिटल है खाली मैं मनी की फॉर्म में कर सकता हूं या मैं किसी और फॉर्म में भी कर सकता हूं. बताओ, ओनली इन मनी फॉर्म और नॉन मनी फॉर्म में भी कर सकता हूं. No, sir, in terms of building other form like machinery, assets and money, yes, both, any form, yes. जैसे क्या हुआ, better employees. No, employees can't be used as capital, no, employees नहीं. ठीक है, अब जैसे क्या होता है, मैंने और मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, हमने क्या किया, हमने कहा कि यार चलो ना कुछ शुरू करते हैं. हाँ मनीषा मैम, यस मशीनरी. ठीक है, हमने कहा चलो कुछ शुरू करते हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं. तो मेरा एक फ्रेंड बोलता यार बिल्डिंग मेरी, दूसरा मेरा फ्रेंड बोलता फर्नीचर मेरा, और तीसरा मुझे कहता जतिन तू सी है पैसा तेरा. ठीक है, 3 दोस्त थे हम, एक दोस्त कहता बिल्डिंग मेरी, दूसरा दोस्त कहता फर्नीचर मेरा, और तीसरा मैं बोलता कि मैं पैसा मैं लगाऊंगा. ठीक है, जाकिर पूछ रहे हैं बट हाउ ही गॉट मशीन्स, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. नो बेटा, नथिंग कम्स ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट. उसने मशीन खरीदी होगी तो ही वो लगाएगा ना, देगा हमें. मशीन मस्ट हैव बीन बॉट. तो जो मशीन की वैल्यू होगी, जो कॉस्ट होगी, दैट कैन बी टर्म्ड एज ए कैपिटल इन द बिजनेस. ठीक है जाकिर, जो मशीन की वैल्यू होगी दैट विल बी टर्म्ड हिज कैपिटल. ठीक है, अविनाश ठीक है, बिल्डिंग मशीनरी लैंड फर्नीचर एनीथिंग. ठीक है, एनीथिंग कैन बी टर्म्ड एज कैपिटल. ठीक है, कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस. बेटा बाद में भी कर सकते हैं. मनी इन्वॉल्वमेंट इन एवरीवेयर. कैपिटल बेटा हम बाद में भी कर सकते हैं, कभी कभी हम एक्सपेंशन करते हैं तो कैपिटल और डालते हैं अपने बिजनेस में, तो कैपिटल हम बाद में भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है. ठीक है, मनी इन्वॉल्वमेंट इन एवरीवेयर. जाकिर आई एम नॉट गेटिंग यू. अच्छा, आप मशीन्स के लिए कह रहे हो. देखो मैंने क्या किया, हमने एक सर्जिकल लेबोरेटरी खोलनी थी. ठीक है, तो मेरा एक दोस्त कहता है यार मशीन मैं ले आऊंगा. तो जो मशीन जब वो खरीद के लाया और उसने अपने बिजनेस में लगा दिया, तो हम बोलेंगे कि मशीन कौन लेके आया, मेरा फ्रेंड लेके आया. तो जो फ्रेंड का नाम होगा उसके नाम से वो कैपिटल डाल देंगे हम. एंड द कंपनी इज लायबल फॉर दैट कंपनी, दैट पार्ट, दैट मशीनरी फॉर हिज इन्वेस्टमेंट. ठीक है ना. हाँ, ठीक है, any cost which help us to grow profit, yes. ठीक है, ठीक है. आप तो कैपिटल में हमने देखा कि कैपिटल जो हम अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट कैन बी द फॉर्म ऑफ मनी और काइंड. अदर देन मनी को हम क्या बोलते हैं, इन काइंड. क्या बोलते हैं, इन काइंड. वी कॉल्ड इट इन काइंड. ठीक है, तो अगर वो मनी में हो या एनी अदर इन काइंड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल. अब मुझे बताओ, जब मैंने कैपिटल उसमें डाल दिया तो उसका मैं क्या करूंगा. अब अगर जो मनी कैपिटल होगा उससे हम क्या खरीदेंगे, असेट्स खरीदेंगे. उससे क्या खरीदेंगे, असेट्स खरीदेंगे. अब असेट्स क्या होते हैं, असेट्स क्या होते हैं, असेट्स वो एक टेंजिबल या इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एंटरप्राइज के ओन्ड होते हैं, और वो उनको हम यूज करते हैं ताकि हम फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमा सकें उन एसेट्स को यूज करके. कभी भी, जैसे मैंने आपको भी बताया
कि मैंने अपनी अमूल का जब बिजनेस शुरू किया था, मैंने 5 लाख रुपए लगाया था। तो उस 5 लाख से मैंने क्या खरीदा था, मैंने 10 लाख 1 लाख का फर्नीचर खरीद लिया, 1 लाख का फ्रिज खरीद लिया, 1 लाख का मैंने एसी और टीवी खरीद लिया ताकि बिजनेस मेरा अच्छा लगे। तो वो क्या होता है, वो हमारी क्या होती है, कैपिटल। और कैपिटल से हम क्या बनाते हैं, असेट्स। और एसेट्स से हम क्या होता है, प्रॉफिट्स गेन करते हैं, जो हमारे कैपिटल में ऐड ऑन करते जाते हैं। एसेट्स यूज फॉर अर्निंग रेवेन्यूज, एसेट्स आर यूज्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यूज। ठीक है। अब आप पूछ रहे हो कि व्हाट आर टेंजिबल एंड व्हाट आर इनटेंजिबल, वो मैं भी आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप एसेट्स समझ लो कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स वो ऑब्जेक्ट्स या राइट्स होते हैं जो एंटरप्राइज ओन करती है और उनको वो यूज करती है ताकि वो फ्यूचर में बेनिफिट्स डिराइव कर सके उसमें से। ठीक है, विच आर यूज्ड फॉर फ्यूचर बेनिफिट बाय द एंटरप्राइजेस। यस रियाज, एग्जैक्टली दिस। ठीक है। जब आप कैपिटल लगाते हो उससे आप एसेट्स खरीदते हो, और जब एसेट्स क्रिएट होंगे तो कुछ लायबिलिटीज भी आपकी ऑपोजिटली क्रिएट होती जाएंगी, क्योंकि कुछ आपको भी पेमेंट्स करनी होंगी। तो जो आपको पेमेंट्स करनी होंगी वो आपकी क्या कहलाती हैं, लायबिलिटीज। इसलिए लायबिलिटी क्या होती है, द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब जो आपने अभी पैसे देने हैं उनको हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। लेकिन जो बिजनेस ने अपने ओनर को पैसे देने हैं वापस, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। लेकिन जो कैपिटल के अपार्ट ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। बात समझ आई? ये तीन टर्मिनोलॉजीज, कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटीज। कैपिटल, that money or kind which we invest in our own business. Assets are the objects which are owned by the enterprise and are purchased from the value of capital and are used for earning future profits. And liabilities are that obligations other than the owner's funds, जो ओनर का कैपिटल है उसके अपार्ट जो ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। क्योंकि जो ओनर्स के ऑब्लिगेशंस होती हैं दैट वी कॉल एज कैपिटल। एनी प्रॉब्लम इन थ्री टर्मिनोलॉजीज यू कैन डिस्कस विद मी। बोलो बोलो, सब बताओ, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है। अब मैं अपने कंसेप्ट पे वापस जा रहा हूं। अपने कंसेप्ट पे वापस जाने से पहले मैं दो वर्ड्स यूज मैंने किए हैं। एक होते हैं टेंजिबल और एक होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। एक क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स, और एक होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। देखो, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स कौन से एसेट्स हो गए, वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं या देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स। और जिन एसेट्स को हम टच या देख नहीं सकते उनको हम क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। उनको हम क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे बड़े बड़े कंपनीज सॉफ्टवेयर बनाती हैं, तो कंपनी की सॉफ्टवेयर, अगर कंपनी के लिए वो सॉफ्टवेयर क्या है, कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर उनका असेट है। क्या हम उस सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं? नहीं। तो कंपनी के लिए वो क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट होता है। कंपनी के लिए क्या होता है, वो इनटेंजिबल एसेट होता है। अब कोई मैथमेटिशियंस या इन्वेंटर्स होते हैं, वो कोई इन्वेंशन करते हैं, वो इन्वेंशन करते हैं, अपने दिमाग में इन्वेंशन करते हैं। तो क्या हम उन इन्वेंशन को देख सकते हैं? लेकिन उनके लिए वो राइट्स हैं, उनके लिए वो एसेट्स हैं, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट्स हो गए हमारे फर्नीचर, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स। और जिन एसेट्स को हम देख नहीं सकते उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। एक बहुत ही पॉपुलर इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं हमारे गुडविल।
कौन से होते हैं? गुडविल। यस मनमीत, एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड इज टेंजिबल एंड एनीथिंग व्हिच कैन नॉट बी टच्ड एंड एज एन एसेट इज ए इंटेंजिबल एसेट। ट्रेडमार्क, वेरी गुड दीक्षा। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे अभी एडुफैम है, एडुफैम को हम रजिस्टर करवाना चाहते हैं कि नोबडी कैन यूज दिस लोगो, नोबडी कैन यूज दिस टेक्स्ट, तो हम इसको क्या करवा लेते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लेते हैं। तो जब मैं इसको रजिस्टर करवा लूंगा, दिस इज माई एसेट, दो आई कैन नॉट टच इट। यस, ब्रांड नेम पेप्सी का आपने देखा होगा, पेप्सी कोका कोला के आगे टीएम लिखा होता है या कभी कभी आर लिखा होता है, दैट मीन्स इट इज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ब्रांड नेम। यस, कॉपीराइट, यस, आप कभी बुक्स देखते हो तो ऑथर ने वहां पे पीछे सी करके कॉपीराइट लिखा होता है, तो वो क्या होता है? दैट इट्स ओन कॉपीराइट, आप इसको कभी कॉपी नहीं कर सकते, उसका राइट है उस पे। तो ये जब किसी के राइट्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स, दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि हम इनको देख टच नहीं कर सकते। इज इट ऑल राइट? ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स आर द वेस्टिंग एसेट्स, अभी बताऊंगा बेटा, अभी इसको मिक्स नहीं करेंगे इसके साथ आगे जाके, ठीक है? विल गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? ऐसे बहुत टर्मिनोलॉजीज ऐड हो जाएंगी, दिक्कत आएगी, ठीक है? अभी मैं अपने बेसिक कंसेप्ट पे जा रहा हूं, जहां से मैं यहाँ आया था, ठीक है? यहाँ मैं कहाँ पे था? मैं था एंटिटी कंसेप्ट पे। एंटिटी कंसेप्ट से हमने क्या सीखना था? कैपिटल, वो हम सिखाए हैं। अब हम एंटिटी कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है? एंटिटी कंसेप्ट यही कहता है कि आपको बिजनेस और बिजनेस के ओनर को सेपरेटली कंसीडर करना है, और जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स है वो बिजनेस की बुक्स में ही रखनी है, ठीक है? आपने दोनों को अलग अलग मान के चलना है, ठीक है? इस कंसेप्ट से क्या होता है कि इसमें आपका पर्सनल अफेयर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने आपने कहा कि आपने जतिन वाहियन कंपनी में 5 लाख रुपया लगाया, तो ये 5 लाख आपने बिजनेस को दे दिया, तो बिजनेस की लायबिलिटी बनती है कि ये 5 लाख को आप ग्रो करके प्रॉफिट्स इसमें ऐड ऑन करके ये आपको वापस दे, ठीक है? तो बेसिकली इसका एक और रीजन था कि क्या इसमें ये हमने क्यों कंसेप्ट लाया था? ये कंसेप्ट इसीलिए भी आया था ताकि हम अपना पर्सनल जो अफेयर्स होते हैं ओनर के, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं करें, दोनों को अलग अलग मान के चले, और जो उसका पैसा है बिजनेस का वो बिजनेस में रहे, और जो अपना खर्चा करना है वो अपना रहे, दोनों को मिक्सअप नहीं किया जाए, ताकि दोनों सेपरेट हो और दोनों की ट्रांजेक्शन्स कभी भी दोनों में इन्वॉल्व एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो। जैसे मैं इसमें एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें उसने 7 लाख रुपया लगाया। कितना लगाया? अब इस 7 लाख को क्या बोलेंगे? 7 लाख को क्या बोलेंगे? अविनाश कह रहा कैपिटल, 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 कैपिटल। तनवीर, कैपिटल होगा, क्या होगा? ठीक है, कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस, यस, ठीक है। अब इस 7 लाख से आपने 5 लाख की मशीनरी खरीदी, इस 7 लाख से आपने 5 लाख की मशीनरी खरीदी, और जो बाकी बचा वो आपने बिजनेस में कैश रख लिया, ठीक है? तो क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसे होगी कि आपका कैपिटल 7 लाख का होगा, मशीन 5 लाख की होगी, और कैश कितना पड़ा होगा? 2 लाख। ये किसकी कंडीशन है? ये फाइनेंशियल पोजीशन एक्स के बिजनेस की है या एक्स की है? बताओ, ये फाइनेंशियल पोजीशन एक्स की है या एक्स के बिजनेस की है? ठीक है। अब क्या एक्स के बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये 7 लाख एक्स को प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट के साथ वापस करना है? बताओ, ये 7 लाख वापस करना है बिजनेस ने एक्स को? यस, 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 यस। अब ये 7 लाख वापस करना है, कौन सा कंसेप्ट कहता है? बताओ, कौन सा कंसेप्ट कहता है कि 7 लाख वापस करना है?
एंटिटी कंसेप्ट, वेरी गुड, ठीक है, यस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। अब इस 7 लाख को जब बिजनेस में हमने 7 लाख रुपया लगा लिया, उस 7 लाख से हमने 5 लाख की मशीनरी खरीद ली। मशीनरी क्या होगी? मशीनरी क्या है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए मशीनरी क्या है? असेट, यस, यस असेट, यस, यस असेट, ठीक है। हमारे लिए बताओ ये टेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल एसेट है? टेंजिबल, यस, टेंजिबल, टेंजिबल, यस, ठीक है। अब हमने देखो 7 लाख बिजनेस में लगाया, और उस 7 लाख से हमने 5 लाख की मशीन ले ली, और 2 लाख का हमने कैश अपने पास अभी रखा है, ठीक है। तो 2 लाख का कैश हमारे पास पड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, एक्स ने क्या किया, अपने बच्चे की फीस देनी थी स्कूल की, उस फीस देने के लिए उसने एक्स ने 5,000 रुपया अपने बिजनेस में से निकाल लिया, 5,000 रुपया अपने बिजनेस में से निकाल लिया। तो क्या अब बिजनेस उसको वापस देने के लिए 6.95 लाख के लिए लायबल है या 7 लाख के लिए लायबल है? आप बताओ। तनवीर, मैं कह रहा हूं कि कैपिटल 7 लाख का था, उसमें से एक्स ने क्या किया, 5,000 अपने बच्चे की स्कूल की फीस को देने के लिए 5,000 बिजनेस में से पैसे निकाल लिए। अब मुझे बताओ कि एक्स की कैपिटल 6.95 होगी या 7 होगी? दीक्षा कह रही है 6.95, तनवीर 6.95, रूफा 6.95। समझदार हो आप सारे, बहुत बढ़िया। अविनाश 7 लाख क्यों? अविनाश 7 लाख कैसे हो गया? बिजनेस से 5,000 तो ले लिया, जो 7 लाख पहले लगाया था 5,000 तो वापस ले लिया, तो अब कितना देना है बिजनेस ने उसको? 6,95,000, ठीक है। और जो 5,000 उसने निकाल लिया उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, 5,000 फॉर पर्सनल यूज। और उस 5,000 को हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। मिल गया पापा, ले गए हो? मनमीत, मैंने इनको बोला है, हो जाएगा ठीक, ठीक है। जो अपलोड होएगा वो ठीक करके मैं फिर से बोल दूंगा कि ठीक करवा दें वो। हाँ, मैंने भी ये प्रॉब्लम देखी थी, ठीक है, मैंने बोल दिया उनको, ठीक है, ठीक है। जो आपने अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो अब 7 लाख में से 5,000 रुपया निकाल लिया, तो बैलेंस कितना रह गया? 6.95। यस सर, वी विल नोट मेक नोट्स फ्रॉम दैट, यस यू कैन मेक नोट्स। और नोट्स जो हाथ से बनाओगे वो बेस्ट होते हैं, और वही एग्जाम में आपको सफलता दिलवाएंगे, ठीक है। तो अब सिचुएशन क्या रहेगी? अब सिचुएशन रहेगी 7 लाख में से 5,000 तो उसने निकाल लिया, तो पीछे कितना रह गया? 6.95। और मशीन तो 5 लाख की ही पड़ी है, और कैश कितना कम हो गया हमारा? 5,000 से कैश भी कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैश निकाल लिया उसने। तो ये हमारी रिवाइज्ड फाइनेंशियल पोजीशन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को एंटिटी कंसेप्ट में तो मेरे से पूछ सकता है। एंटिटी कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है, एंटिटी कंसेप्ट सारे कंसेप्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट, मेजर, ठीक है, क्लियर है।
ठीक है, मैं अपने दूसरे कंसेप्ट पे आ रहा हूँ और शायद मुझे लगता है ये हमारे आज का लास्ट कंसेप्ट होगा। ठीक है, क्योंकि 6:30 आपकी दूसरी क्लास शुरू होनी है। ठीक है, मेरा सेकंड कंसेप्ट आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये आपको पता है वैसे, क्योंकि ये कहां से डिराइव हुआ है, ट्रांजैक्शन से। आप मुझे बताओ, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन से इवेंट्स रिकॉर्ड करते थे? हम वही इवेंट्स रिकॉर्ड करते थे जो मनी में रिकॉर्ड होते थे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी यही कहता है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जिनमें मनी की इन्वॉल्वमेंट है। यस, मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और यही कंसेप्ट यही कहता है कि आपको वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जो मॉनेटरी वैल्यू में डिटरमाइन आप कर सकते हो। ठीक है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बेसिकली ट्रांजैक्शन की कंसेप्ट से डिराइव हुआ है, और उसके पीछे यही कंसेप्ट लगता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताओ, क्या एक एम्प्लॉय एक कंपनी के लिए एम्फेसिस रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है? आप मुझे बताओ, कोई बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है, क्या वो कंपनी के लिए वैल्यू रखता है? बिल्कुल रखता है। अविनाश, नो क्यों? मॉनेटरी वैल्यू नहीं पूछ रहा मैं, पूछ रहा हूँ क्या कोई इंसान किसी कंपनी के लिए वैल्यू रख सकता है? रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। ठीक है, मैं वैल्यू, हाँ तू समझा कुछ और। ठीक है, अगर मैं बोलूं, क्या किसी आप एम्प्लॉय की वैल्यू बता सकते हो? ये 40,000 का इंसान है, ये 50,000 का इंसान है, क्या कभी आप ऐसा कह सकते हो? नहीं ना। देखो, एम्प्लॉयज एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स हो सकते हैं, लेकिन हम उसको अपनी किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमारे लिए हमारे एम्प्लॉयज एक एसेट्स हैं। क्यों नहीं उनको रिकॉर्ड करते? क्योंकि उनको हम मॉनेटरी वैल्यू में वैल्यू नहीं कर सकते। उनको हम कभी मॉनेटरीली वैल्यू नहीं कर सकते, इसीलिए हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और इसीलिए वो मनी मेजरमेंट के कंसेप्ट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू नॉन मॉनेटरी वैल्यू, वेरी गुड, इसलिए हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। अब आज के लेक्चर में किसी को अगर कोई डाउट है तो मेरे को पूछ सकता है अभी, अगर आप जल्दी पूछ लो। नहीं तो मुझे आप मेल कर सकते हो, मैं आपको अपनी मेल आईडी मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, यू कैन व्हाट्सएप ऑन द ग्रुप ऑल्सो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप तो है आपके पास, आप वहां पूछ लो, मैं आपको वहां पे सॉर्ट आउट कर दूंगा। और ये एडुफैम का लोगो है, थोड़ा मैं लाइटिंग करवा दूंगा, ये हो जाएगा ठीक। और मैं इनको बोल देता हूँ, ये अपलोड कर देंगे इसमें। ठीक है, yes Rufus, you can call me also, no problem. Okay, चलो, I am signing off. Next class will be on GA, general awareness. Best of luck. ठीक है, hope everything was all right today. ठीक है, good night, bye bye, take care.